हेलो फ्रेंड्स। मैं थोड़ा लेट हो गया, किसी काम में व्यस्त हो गया था। आइए, इस वीडियो के अंदर हम लोग इन डे 16 के 2 सवाल करेंगे और हम लोग कुछ इन डे 16 के एनेक्सर के बातें करेंगे, जिसके अंदर स्ट्रिपिंग कॉस्ट ऑफ माइन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात कही गई है। तो आइए मैं शुरू करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज इन डेज। आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। कहता है कि इंटिटी है जे न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट है और रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 1 अप्रैल, एंड प्लांट है जो यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। और हम लोगों ने खरीदा है सपोज करो 2011। द इनिशियल कॉस्ट एक 20 है, विच इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ डिकमिशनिंग 10। और 10 जो बेसिकली है वो 70,400 रुपए का कैश फ्लो पेबल आफ्टर 40 ईयर्स है। उसकी 5% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू करी हुई है। मतलब 70,400 को जो हमें 40 साल के बाद देना है, उसकी अभी की तत्कालिक वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है 5, और ये है प्रेजेंट हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आपके दिमाग में आ गई दोस्तों। यहां तक जो भी बातें आप सबने देख ली, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहां तक तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक 20 है जिसमें 10 की हमने मानी है और 70,400 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली ये था, और तो कुछ है नहीं। बेसिकली ये नहीं हमें पढ़ना, हमें इसके आगे पढ़ना है क्वेश्चन। क्या पढ़ना है जरा देखिए। हमें पढ़ना है दोस्तों कि 31 या इन मार्च 2011 अगले साल द नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगले साल ही है ना, जरा देखने दो मुझे। हाँ, ये साल के शुरू में है और ये समझिए कि साल के लास्ट में है। ये 2000 क्या माने इसको, देखूं स्टडी में भी यही है क्या, ईयर में, मतलब समझिए ना कि साल के शुरू की बात कर रहा है। मैं देख लूं जरा एक बार, मुझे ईयर में कंफ्यूजन लग रहा है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्या? क्योंकि यहां हम 2011 मानते हैं या 2001 मानते हैं, तो यहां 2011 हो जाएगा ये। चलो जो भी है, क्वेश्चन कहता है कि हमारी डिकमिशनिंग लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर गई। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 8,000 हो गई। पहले हम कितना सोच रहे थे, 10,000, लेकिन अब 8,000 से घट गई है। द डिस्काउंट रेट हैज नॉट चेंज, डिस्काउंट रेट कोई चेंज नहीं हुआ है। ये एंट्री आप कैसे करेंगे? अगर हमने कॉस्ट मॉडल लिया है तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एनेक्सर 1 पढ़ा था कि अगर कभी हमने कॉस्ट मॉडल का इस्तेमाल किया है तो जो भी लायबिलिटी में डिक्रीज होगा उसका कुछ नहीं करना है, उसे सीधे अपने एसेट से एडजस्ट कर देना है, और इसमें कोई भी ज्यादा टेंशन की बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी सीधी एंट्री बनेगी। ये पूछा है ना कि हाउ द एंट्री विल बी पास्ड एज पर एनेक्सर 1 ऑफ इंड AS 16। इफ कॉस्ट मॉडल of PPE is followed, then decrease in present value of
decommissioning liability is added in is reduced in carrying amount of asset। हम कैसे लिखेंगे? हमारा प्रोविजन कम हो रहा है तो हम निश्चित रूप से लिखेंगे प्रोविजन फॉर decommissioning liability टू एसेट या पीपी 8,000। लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, डेट थोड़ा क्लियर कर लूं। हम मानते हैं कि जो डेट दे रखा है सब ठीक ही दे रखा होगा। इसको मैं लिख लेता हूं दोस्तों 2001, तो ये है 2011। करिए तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 साल हो गए हैं। अब इनिशियल कॉस्ट 1,20 थी, लाइफ कितनी थी 40। आपने 10 साल में थोड़ा तो डिप्सन चार्ज किया होगा। कितना डिप्सन चार्ज किया होगा 10 साल में? 30,000। और आपकी डीकमिशनिंग लायबिलिटी भी प्रेजेंट वैल्यू है ना 10,000, 10 साल बड़ी होगी तो ये कहां तक पहुंचा होगा जरा वो भी देख लेते हैं ताकि पूरी प्रेजेंटेशन में आपको बता सकूं। एसेट्स कैरिंग कॉस्ट ऑन 31/3/2011 1,20,000 माइनस 1,20,000 का 10 साल का डिप्रिसिएशन 90,000 लेस एडजस्टमेंट फॉर डिक्रीज इन liability for decommissioning, value of decommissioning ये कितना 8,000। तो अब हमारी जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगी वो हो जाएगी 82। अगर मान लीजिए हमें अगर अब डिप्सन चार्ज करना अगले साल से तो रिवाइज डिप्रिसिएशन पर एनम हो जाएगा आगे से डिवाइडेड बाई 40 माइनस 10। ये बचा हुआ है ना, कितना डिप्सन हो जाएगा दोस्तों 82 डिवाइडेड बाई 30। अब आप डिप्सन चार्ज करेंगे 2733। जरा लायबिलिटी का देखते हैं। 1/4/2001 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कितनी थी 10,000 प्लस आपने अनबाइंडिंग की होगी ऑफ फिनेंशियल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो कितना हुआ होगा 10,000 का कितने परसेंट देख लूं मैं 5% है। तो 10,000 का 5% हमें करना है फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स करिए जरा। 10,000 का 5% 3 साल 4 साल
एक 1.05 3 साल 4 साल 2 3 ये कैलकुलेटर तो काम ही नहीं कर रहा, मोबाइल काम करेगा, कैलकुलेटर नालायक है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं देख रहा हूं ये तकरीबन बन रहा है 6,289। ठीक है, चलिए हम इसको और रफली मान लेते हैं 6,289 है तो 6,300 मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एज ऑन 31/3/2011 कितना था? 16,300। अब इसमें से लेस कर दीजिए डिक्रीज इन लायबिलिटी विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। डिक्रीज इन लायबिलिटी हम कम कर रहे हैं 8,000, तो ये कितना बचेगा? 8,300। ठीक बात है ना? तो अगर हमें इसकी प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन भाई हमारी जो एसेट्स आएगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, वो सब इंक्रीज डिक्रीज करके हमने कितना लिखा था? 82,000। एक्युमुलेटेड डिप्शन वगैरह सब काट के, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। लिख ही लिया था तो सीधे कैरिंग अमाउंट ही लिखो, छोड़ो। और कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ डीकमीशनिंग 8,300। तो क्या मैं आप बच्चों तक ये बात पहुंचा पाया? अगर आप में से कोई लाइव देख रहा है तो मुझे बताइए, क्या ये बात आप तक दोस्तों में पहुंचा पाया? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने करा, करने को तो हम लोगों ने वहीं पे कर लिया था, इतना काफी था क्वेश्चन के लिए। लेकिन उसके आगे मैंने आपको बताया कि देखिए जब लायबिलिटी हमारी घट रही है तो एसेट घटेगी, क्योंकि लायबिलिटी एसेट में शामिल थी, है ना। एसेट की जो वैल्यूएशन आई थी उसमें कॉस्ट प्लस डीकमीशनिंग की लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू थी। तो लायबिलिटी बढ़ती तो एसेट बढ़ता, लायबिलिटी घटती तो एसेट घट रहा है कॉस्ट मॉडल में। ठीक है, तो जो कैरिंग अमाउंट है एसेट का वो भी कम हो जाएगा और जो प्रेजेंट वैल्यू है लायबिलिटी की वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अनवाइंडिंग कितनी होगी? नेक्स्ट ईयर अनवाइंडिंग कितनी होगी? 8,300 का 5% होगा, 8,300 का 5% 4,115। ठीक है, तो जो बच्चे देख रहे हैं लाइव, बाकी तो चलिए बाद में देख लीजिएगा। सबको समझ आया? समझ आया तो एक थम्स अप दे दीजिए। कोई कैलकुलेशन ना समझ आई हो तो मुझे अभी बता दीजिए, लाइव क्लास है, मैं अभी आपको संशोधित करके बता सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं 5 और 6, इसका आपको ध्यान देना है। 6 और भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। लेकिन एक काम करें,
आप में से अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो मैं जल्दी रिवाइज करा दूं क्या? फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो दोस्तों जरा 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना? तो एक बार मैं फिर से मिटा के जल्दी से आपको बता देता हूं। कल बात हुई थी, थोड़ा सा वीडियो आपको लगेगा कि सर लेंदी है, सर बहुत टाइम दे रहे हैं, लेकिन जानते हैं यहां पे ना गलती के चांसेज हैं। यही बारीकी है जो नॉर्मल बच्चों में और अच्छे बच्चों में फर्क कर देता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। पढ़िएगा क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बात साफ साफ बताई गई है अगर आप ध्यान से देखें तो, कि अगर कॉस्ट मॉडल है और लायबिलिटी में चेंज होता है तो एसेट लायबिलिटी में चेंज किया जाएगा। अगर अमाउंट रिड्यूस होता है तो जाहिर है अमाउंट हम रिड्यूस करेंगे, और अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो जाहिर है हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर अमाउंट रिड्यूस हो रहा है और वो कॉस्ट ऑफ एसेट से कम हो गया तो फिर प्रॉफिट में जाएगा। ऑफ कोर्स इस केस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हमारी कॉस्ट अभी भी, कैरिंग अमाउंट हमारा अभी भी 90,000 है, तो यहाँ पे 8,000 कम होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कैरिंग अमाउंट बहुत ही कम होता है, 5,000 होता है, तब उसमें 5,000 वहां एडजस्ट करते, 3,000 प्रॉफिट मिल जाते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल का है, रिवैल्यूएशन मॉडल का, क्वेश्चन नंबर 6। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए तब पार्ट करेंगे उसकी। कहता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल आपने फॉलो किया है और अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है तो लायबिलिटी को तो हम डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ाएंगे ओसीआई में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, एक्सेप्ट कभी अगर डिवैल्यूएशन किया होगा तो पीएल में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। तो ये आपने देख लिया। और अगर इंक्रीज होगा तो हम अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करेंगे। ठीक है कि नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, टेस्ट योर नॉलेज, इसी बात पे डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों मैं आपको आपका टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 6 कराना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट स्टार्टिंग। ये देख लिया आपने कि लायबिलिटी डिक्रीज होने पर रिजर्व में सरप्लस की बात करनी पड़ेगी हमें। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गलती से यहां 6 हो गया है, इसके लिए 6 है, अब ठीक हो गया। हाँ ध्यान दीजिए तो भाई एक पावर प्लांट है और रिलेटेड डिकमीशनिंग लायबिलिटी है। द पावर प्लांट स्टार्टेड अप्रैल 2001, ठीक है, या 2011 ऐसा कुछ मानते हैं। यूजफुल लाइफ है 40 साल, इनिशियल कॉस्ट है 1,20 और अमाउंट में डिकमीशनिंग 10,000 शामिल है, जो 70,400 की 40 साल की 5% प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो ये जो पोर्शन है ये क्वेश्चन नंबर 5 को ही रिपीट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में बस यहां बात खत्म हो जाती थी। अब की बार क्वेश्चन नंबर 5 में यहां बात खत्म नहीं हो रही है, हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, कुछ बच्चे लाइव देख रहे हैं, बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव देखें तो और अच्छी बात है। तो इतना क्लियर है। वही क्वेश्चन है 1,20 है, जिसमें 10,000 की डिकमीशनिंग लायबिलिटी शामिल है कॉस्ट मॉडल में। कॉस्ट परचेज मत कहो ना कि 1,10 परचेज कॉस्ट होगा, 10,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेल्टिंग है। अब देखिए ये, अब रेड कलर आप देख रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है इसी का। एज्यूमिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वैल्यूएशन 115 इज रिवैल्यूड, यानी कि हमने इसकी फेयर वैल्यू निकाली और इसकी फेयर वैल्यू आई इतनी। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डिकमीशनिंग लायबिलिटी विच रिप्रेजेंट नो चेंज इन ओरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर अनवाइंडिंग। अब कहेंगे चेंज तो हो गया, 10 से 10,600 हो गया, लेकिन वो तो वही हुआ ना।
देखिए 10,000 था, आपने कैलकुलेटर पे लिखिए 10,000, ठीक है, और 1.05 3 साल के लिए कर दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल, 11,576 आ रहा है, इन्होंने राउंड अप करके 11,600 कर दिया है। तो ये तो अनवाइंडिंग हो रही है, ये जो लपेटा हुआ था धीरे 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 5% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो लायबिलिटी है, ये जो एसेट्स है, वो बेसिकली इस को डिस्काउंट करने के बाद है। तो एक बात बताऊं दोस्तों, असल में फेयर वैल्यू इतनी नहीं है। आपको पता है फेयर वैल्यू कितनी है? 1,15 प्लस 11,600, 1,26,600 है, क्योंकि लायबिलिटी तो हमें लायबिलिटी साइड में दिखानी है और ये एसेट साइड में दिखानी है। तो वैसे तो नेट वैल्यूएशन है 1,15, मतलब हमें जो प्रोबेबल कैश फ्लो मिलने वाला है नेट 1,15 मिलने वाला है, लेकिन आप जानते हैं ये लायबिलिटी है, जो प्रोविजन लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, इसीलिए जो हमारा एसेट है 1,26 वो अलग से फेयर वैल्यू के रूप में दिखाया जाएगा। क्योंकि हम 2 अकाउंट खोलते हैं ना, याद है, एसेट अकाउंट डीआर टू बैंक टू लायबिलिटी या टू प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग। तो इसीलिए फेयर वैल्यूएशन बेसिकली 1,26 हुई है और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। एक तो इसकी आपको अकाउंटिंग करके दिखानी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे भी बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आगे चलता है। तो अगर आप कहें तो पहले मैं यहां तक क्लियर कर लूं और फिर उसके बाद और आगे की बात करेंगे। ये मुझे लगता है 2001 में हमने लिया था और 2003-4 चल रहा है, तो 2, 3, 4 है ना, 3 साल की कहानी अभी तक मुझे लगता है कि हुई है। 3 इयर्स हमारे वो बीते हैं। देख लूं मैं क्वेश्चन एक बार फिर से, उतना ही साल गया ना, हाँ 2001 अप्रैल में लिया था और अब ये घटना है। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर देता हूं यहां तक। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज, और हम लोग पार्ट ए पढ़ रहे हैं जो संबंधित है 31/3/2004 से। फिर हम लोग बाद में और बातें करेंगे। तो जरा मैं समझाऊं आपको। देखिए हमारी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो थी 1,20,000 और डेट था 1/4/2001। आज डेट है 31/3/2004। इसका मतलब मुझे लगता है कि 1 और 1 2 और 1 3, 31/3/2003, 31/3/2002 और 31/3/2004, इतने साल पूरे हुए हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक है। तो क्या क्या हुआ होगा? एक तो हमने डिप्सन चार्ज किया होगा मित्रों, 40 साल के हिसाब से कितना डिप्सन चार्ज किया होगा? 1/20 में हम लोगों ने डिवाइडेड बाई 4 किया होगा, 1/20 ही था ना, डिवाइडेड बाई 40। हर साल 3,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा और ये एसेट अभी आ रहा होगा 1,11,000। इसकी करेंट कैरिंग वैल्यू होगी या करेंट अमाउंट होगा, इसका करेंट एसेट नहीं, कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और लायबिलिटी फॉर डीकमिशनिंग, लायबिलिटी फॉर डीकमिशनिंग जिसको हमने रखा था 10,000, वो 5% ऐड होके 5% ऐड होके 5% ऐड होके वो कितना हो गया? उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई है? 11,600, 11,500 समथिंग आ रहा था, राउंड अप करके क्वेश्चन में ही 11,600 कर दिया गया है, ठीक है। अब हम यहां पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। देखिए अब इसके रीवैल्यूएशन हो रही है, जिसमें इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन नेट आ रहा है 1,00,000, कितना नेट आ रहा है भाई? 1,15 आ रहा है नेट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, ये 10,000 11,600 घटा हुआ था ना, इसका मतलब इसकी वैल्यूएशन बेसिकली 1,26,600 हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? हम बस ये करेंगे नहीं, हम एक रिवॉल्यूशन रिजर्व बनाएंगे जो OCI में दिखाया जाएगा, और रिवॉल्यूशन रिजर्व आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 15,600, ठीक बात है कि नहीं? और ये 1,600 और डिप्रिसिएशन 900, ये आपके इनकम स्टेटमेंट में गया होगा 3 साल के ऊपर, 3 साल के ऊपर आपके इनकम स्टेटमेंट में दोनों गया होगा।
तो टोटल 10,600 ये गया होगा। तो कोई मेरे से अगर पूछे कि जनरल एंट्री पास करें, जनरल एंट्री तो उससे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। 31/3/2004 में रीवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो और तो किसी में कोई चेंज आया नहीं, बट एसेट में चेंज आया है। तो हम लिखेंगे पीपी अकाउंट डीआर या मशीन अकाउंट डीआर या न्यूक्लियर पावर प्लांट अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 15,600। और 15,600 कैसे आया? उम्मीद है आप सभी मित्र ये बात समझ रहे हैं कि एक 20 से घट के एक 11 आया था, लायबिलिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, वैल्यूएशन एक 15 हुई है नेट करके, इसका मतलब इसका लिए एक 26,600 था, तो एक 26,600 घटा दीजिए और जो आपका आंसर आया वो आया रिवॉल्यूशन रिजर्व 15,600। ठीक है, अगर किसी को लिखना हो तो वीडियो को बेटा बंद करके और लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, सारी बातें हो गई। चलिए अगर हम यहां प्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो यहां पे हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे दोस्त? हम लिखेंगे एसेट्स एट वैल्यूएशन 126,100। और जहां तक सवाल है डिप्रिसिएशन का, डिप्सन के दो तरीके होते हैं। मान रहे हैं कि डिप्सन को हमने एसेट अकाउंट के साथ कंप्लीट करके खत्म कर दिया, समझिए ना कि एक एंट्री और पास कर देते हैं, डोंट वरी। इस एंट्री के साथ साथ एक एंट्री और पास कर लेते हैं, राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्सन अकाउंट डीआर, हम ये मान रहे हैं कि हमने ऐसा ही किया होगा, टू पीपी। आप सब जानते हैं जब रिवॉल्यूशन होता है तो जो भी एग्जिस्टिंग डिप्सन होता है दैट कैन बी रिटन ऑफ इन द पीपी अकाउंट, और फिर से डिप्सन की कहानी नए तरीके से शुरू होगी। तो एक एंट्री हमने ये की होगी और एक एंट्री ये पास की होगी। अब हम ये एंट्री पास कर रहे हैं, बल्कि एंट्री नहीं प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। एक्युमुलेटेड डिप्सन तो हो गया भैया खत्म, एक्युमुलेटेड डिप्सन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है ना। अब डी कमिंसनिंग लायबिलिटी है भाई, डी कमिंसनिंग लायबिलिटी 11,600 है, तो नेट वैल्यू अगर कुछ मेरे से पूछे, हालांकि डी कमिंसनिंग लायबिलिटी जो है वो तो लायबिलिटी साइड में दिखाने की चीज है, 1,15, ठीक है। अब जो आपका रिटेन अर्निंग इतने सालों में नुकसान में गया होगा, डेबिट हुआ होगा, कितना डेबिट हुआ होगा रिटेन अर्निंग, सब जोड़ लीजिए। ये डिप्सन गया होगा और ये डी कमिंसनिंग अनवाइंडिंग कॉस्ट वो गया होगा। ये ना दिखाएं तो भी चलेगा, 9,000 का डिप्सन और 1,600 का फाइनेंशियल चार्ज, टोटल 10,600। और एक रिवॉल्यूशन रिजर्व आपका आएगा दोस्तों ओसीआई में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में आएगा 15,600। जो रिटेन अर्निंग का पार्ट, ये भी रिटेन अर्निंग का पार्ट ही होता है, ये भी आ रहा होगा। तो ये है आपकी प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर अपनी दिखानी है। रिटेन अर्निंग को ना भी करें तो भी चलेगा, रिटेन अर्निंग एक साल में तो होगा नहीं, ओवर द पीरियड 3 साल में आया होगा, तो ये हम छोड़ भी सकते हैं, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है मित्रों, यहां तक सही है। अब आइए पढ़ते हैं इसके दूसरे साल की कहानी, ठीक है। अब इसके दूसरे साल में हमने क्या करना है वो आपको देखना है, तो इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। उम्मीद है आप सबको मैं अपनी बात पहुंचा पाया कि एक 20 की चीज एक 11 हो गई थी, जिसकी वैल्यूएशन एक 26,100 हुई, क्योंकि वो नेट करने के बाद था, तो हमने डिप्सन को राइट ऑफ कर लिया, पीपी को रिवैल्यू कर लिया और प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट हम लोगों ने कर दिया। दिस इज पार्ट 1 ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द पार्ट 2 ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक साल बाद 2015 में entity estimate that due to result in technical advancement present value of liability will decrease by 5,000। अब देखिए लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और हमने रिवॉल्यूशन मॉडल लिया है, तो हमने पढ़ा है कि जब कभी ऐसी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो और रिवॉल्यूशन मॉडल है तो ये रिजर्व ये
मतलब उस रिवोल्यूशन रिजर्व को कम कर देगा। हमारी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी टू रिवोल्यूशन रिजर्व, वहां से जाके ये लेस हो जाएगा। आगे आइए। The entity decide that a full valuation is needed in order to ensure that carrying amount does not materially differ from full value, मतलब हम फेयर वैल्यू पे जाना चाहते हैं। नाउ वी वैल्यू 107। अच्छा, पिछले साल हमने 126,600 किया था, अब हम करना चाहते हैं 107। व्हाट इज दैट इज द नेट ऑफ अलाउंस ऑफ डिकमिशनिंग लायबिलिटी। अच्छा, डिकमिशनिंग लायबिलिटी को घटाने के बाद की ये बात है। तो चलिए सारी बातें फिर से करके देखते हैं। रेडी है? ध्यान दीजिए। 11,600 और 1,26,600 हमारी एसेट और लायबिलिटी की कहानी थी। इसके आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक वर्किंग नोट और बनाता हूं। 31/3/2004। नाउ वी आर एट 31/3/2005। यहां इसकी कैरिंग अमाउंट हुआ करती थी 1,26,600 एसेट्स की, और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट हुआ करती थी कितना? 11,600। अब देखिए इस साल का डेप्शन चार्ज हुआ होगा, कितना हुआ होगा? 1,26,600, 40 साल में 3 साल चले गए थे, तो एक साल का और डेप्शन, मतलब 37 साल के हिसाब से एक साल का डेप्शन निकालिए तो जरा। 1,26,600 खुद से करिए, बड़ा मजा आएगा बेटा, बहुत ही मजेदार पॉइंट है। दूर से देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप एकदम बैठ जाएं, सब कुछ एकदम बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर बांध के बैठ जाएं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ तो रहा है 3, 4, 22 आ रहा है, 3, 4, 2, 2, लेकिन स्टडी में इन्होंने राइंड ऑफ करके 3, 4, 2, 0 कर दिया है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। तो यहां पे कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 1,26,600 माइनस 1,26,600 माइनस 3,420। मैं देख रहा हूं ये 1,23,180 हो जाएगा कैरिंग अमाउंट एट द एंड। अब यहीं पर रिवैल्यूएशन होगा, बताऊंगा। इसकी भी अनवाइंडिंग होगी तो 5%, इसकी भी अनवाइंडिंग करते हैं। 11,600 का 5%, 580, ये भी बढ़ेगा, तो ये कहां तक पहुंच जाएगा भाई? 11,600 प्लस 580, ये पहुंच जाएगा 12,180, है ना? 12,180। इसको भी सिंप्लिसिटी के लिए उन्होंने 600 कर दिया है, उन्होंने स्टडी में 12,200 कर दिया है सीधा। आप नहीं भी करें तो भी चलेगा। अब देखिए ये है कैरिंग अमाउंट, और रीवैल्यूएशन कितना हो रहा है? अब इसकी रिवैल्यूएशन में सबसे पहले तो ये बोला है कि 5,000 इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है? तो बैलेंस कितना बचेगा? 7,200। और नेट वैल्यू कितना दिया है? नेट वैल्यूएशन हमें कितनी दी हुई है? 1,07,000। चेक करिए क्वेश्चन, यही था ना नेट वैल्यूएशन। 5,000 ये कम हुआ और नेट वैल्यूएशन है 1,07 आफ्टर अलाउइंग द रिडक्शन, मतलब ऑलरेडी घटा हुआ। नहीं घटा होता तो हम नहीं जोड़ते, लेकिन घटा हुआ इसलिए जोड़ना पड़ेगा। 1,14,200। अब ये जो हुआ है आपका रिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन कह लीजिए। 1,23,180 से कम होके 1,14,200 पे आ गया, यानी कि 8,980 इज योर डिवैल्यूएशन। ठीक है ना? ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, दोनों ही कम हो रहा है। तो देखिए ये भी कम हो रहा है तो रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा, बढ़ेगा बल्कि रिवोल्यूशन रिजर्व इससे, और ये है तो इससे रिवोल्यूशन रिजर्व कम होगा। अब इसी बात की अकाउंटिंग आपको करके दिखा देनी है, नथिंग एल्स, और कुछ करने की जरूरत आपको दोस्तों नहीं है। समझ आया कि नहीं समझ आया? फिर से बताऊं, फिर से करूं दोस्त? आइए फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरिंग अमाउंट है 1,26,600, लायबिलिटी है 11,600, ठीक है ना? लायबिलिटी कितनी है? 11,600 है।
अब अगर हम ऐसी सिचुएशन में हम आगे बढ़ें तो हम क्या देखते हैं कि 1 साल का डिप्शन 3420 राउंड ऑफ अप्रोक्स ये हो जाएगा करिंग अमाउंट। 1 साल की अनवाइंडिंग 600 ये हो जाएगी 11 या 12200। और क्वेश्चन कहता है कि भाई 5000 लायबिलिटी कम हो, ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, चलो कम कर लिया है। क्वेश्चन में नेट वैल्यूएशन दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यूएशन 114,200 हो जाएगा, तो इसे डिवैल्यूएशन भी आ गया। अब जनरल एंट्री की बात आप करेंगे तो जनरल एंट्री तो बहुत करनी पड़ेगी इस साल की। ये जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, पहले डिप्शन की, फिर इसकी डिप्शन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर डिवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर इसकी पास करनी पड़ेगी। चलो सब करके देखते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लीजिए जनरल एंट्री 31/3/2005 की जनरल एंट्री दोस्तों हम आपके साथ बना रहे हैं। पहले तो डिप्शन की कर लीजिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टू पीपी कितना 3420 अनवाइंडिंग ऑफ लायबिलिटी, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी जब प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी कितनी है मित्रों? 600 आया था क्या? 600 5% 600। अब डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो रही है, हमने पढ़ा वहां पे। क्या लिखेंगे? डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी कितना कम हो रहा है? 5000। और चूंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, इंड एस हमें कहता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपने रिवोल्यूशन रिजर्व बना रखा है और उसमें कोई बैलेंस है तो उसी रिवोल्यूशन रिजर्व में करिए। भाई हमने रिवोल्यूशन रिजर्व बनाया तो था, चेक करते हैं कितना था उसमें बैलेंस। 15,600 था, तो 15,600 में 5,000 तो कम किया ही जा सकता है। और डिवैल्यूएशन ऑफ पीपी भी हुआ है। इसके लिए इंडेक्स कहता है कि अगर आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व है, सॉरी ये तो बढ़ा, ये रिवोल्यूशन रिजर्व ऐड हुआ, लायबिलिटी कम हुआ, प्रॉफिट की चीजें रिवोल्यूशन रिजर्व बना। डिवैल्यूएशन में आप कम कर लीजिए रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट DR हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज, सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। तो रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट DR टू पीपी कितना डिवैल्यूएशन हो रहा है जरा देखिए तो। योर डिवैल्यूएशन इज 8980। तो ये 4 एंट्री मैं आपको बताना चाहता था। डिप्शन की एंट्री तो नॉर्मल है, ये तो कोई भी 10+2 का बच्चा भी कर देगा। अनवाइंडिंग आपने नया सीखा, डिकमिशनिंग लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है, आपने नई बात सीखी है, ये नेक्सर के थ्रू सीखी है। और डिवैल्यूएशन तो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अजय बंसल जी बोल रहे हैं कि सर आई प्रोवाइडेड ऑल द लेक्चर्स ऑफ CA इंटर में अटेम्प्ट which you have provided on YouTube at free of cost and have secured 88 marks. Thank you. बेटा मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके पूरे घर वालों को बधाई देना चाहता हूँ। भले बात पुरानी हो गई है, लेकिन एज ए टीचर जब हम लोग आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग एक तरह समझिए कि बहुत बड़े क्लब हैं
जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, और यूट्यूब में जो भी टीचर, मैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आप भी थैंक यू बोलिए टेक्नोलॉजी का, कि अभी इतना लॉकडाउन है और सब कुछ है, फिर भी टीचर्स अपने बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं, जो हम लोग का बेसिक काम है। हाँ, ये टीचर हम लोग का बेसिक काम है यही। सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट देता है, आखिर किस बात के लिए? निश्चित रूप से जो हम पैसा कमाते हैं उसके लिए नहीं देता। सोसाइटी टीचर्स को रिस्पेक्ट देता है उनके नॉलेज के वितरण के लिए। तो हमें नॉलेज का वितरण तो करना ही चाहिए, उसके बदले जो रिवार्ड मिलता है अच्छी बात है, नहीं तो रिस्पेक्ट तो मिल ही रहा है ना। कई बार हम लोग बात करते हैं कि देखिए अब आप ही हैं, आप 2 साल के बाद आपने मुझे मैसेज किया और आपने मुझे बात बताई, पूरे 2 साल हो गए इस बात के, कितनी मुझे एक अलग तरह की खुशी मिल रही है। शायद जो मैं 5-10 हज़ार रुपये कमाता हूं तो इतनी खुशी नहीं मिलती है दोस्त। तो मैं अजय बंसल जी आपको बहुत बेटा बधाई देना चाहता हूं, और फ्यूचर में आप एकदम फास्ट अपना वो CA फाइनल कंप्लीट करें, ये मैं चाहता हूं। आप एक काम कीजिए, आप ये चैनल पे जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग और SFM की क्लासेस चल रही हैं, ये तो आप कर ही लीजिएगा। एकदम लाइव क्लासेस चल रही है दोस्तों, डेली 4 बजे से लाइव क्लास होती है। मुझे अच्छा लगेगा आप ये क्लास कर लेंगे। तो लाइव का तो सिंबल आता ही है, अभी आ रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के, आपने आज हमारा नहीं बोलते दिन बना दिया, इस तरह से आपने दिन बना दिया। आइए मित्रों, 88 नंबर स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से हमारे वीडियो के चलते आपने स्कोर नहीं किया होगा, वो आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किया होगा। हम लोग तो छोटा सा उसमें एक सहयोग दे देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देते। आइए दोस्तों, और फिर भी मैं फक्र महसूस करता हूं आप जैसे चेलों के ऊपर। चलिए, प्रेजेंटेशन ऑन 31/3/2005। देखिए, एसेट्स एट वैल्यूएशन चेक करते हैं भाई। एसेट की वैल्यूएशन 114,200, 114,200। डिप्शन वगैरह फिर सब खत्म हो गया। जो डिप्शन है हमने हमेशा कहा है कि राइट ऑफ कर देते हैं, गोली मारो। डी कमिशनिंग लायबिलिटी है, अब वो भी कम हो गया है 7,200, तो नेट वैल्यूएशन हो गया 1,07,000। सर मैं ये क्लास कर रहा हूं, बिल्कुल करिए अजय जी, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7678652839। आप भी और कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको FR की किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दीजिए, और वॉइस मैसेज मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुरंत आप जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं कॉल सेंटर की तरह तो बेटा काम नहीं करता। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर है किसी बच्चे को जवाब नहीं दे पाऊंगा जो किसी और सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये पक्का करूंगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो बता दूंगा, और या फिर जब अगली क्लास में लाइव करूंगा तब उसमें बता दूंगा, ये मेरा वादा है। तो कोई भी दिक्कत हो, लेकिन प्लीज FR की पूछिएगा। फाइनल के पेपर्स बड़े भास्ट होते हैं, ऑल्दो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ FR के क्वेश्चन के मैं थोड़ा प्रयास कर सकता हूं, अगर दे पाया तो, वो भी मैं दे पाया तो। बाकी सब्जेक्ट की तो मेरे से नहीं पूछिएगा, जो रिलेटेड टीचर है उनसे पूछिएगा। थैंक यू। इधर आइए, तो अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस की, रिवैल्यूएशन रिजर्व की। तो ये बड़ा अप एंड डाउन कर रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखिए, शुरू में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या रहा होगा, शुरू में था 15,600, 5,000 और बढ़ा, और ये डिवैल्यूएशन घटेगा। 15,600, 5,000 और बढ़ा, और 8 कितना है, 8,980, 8,980 दोस्तों हम इसमें से कर देते हैं कम। 15,600 प्लस 5,000, 8,980, और ये सब मिला के हो गया दोस्तों 11,620, है ना, 11,620। क्या कहते हो, ठीक है? और रिटेन अर्निंग
पहले कितना था रिटेन अर्निंग देखना जरा, पहले जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी 10,600 था, तो ऑफ कोर्स 10,600 तो रहेगा ही। और इस साल का डिप्रिसिएशन आ गया जो मैं देख रहा हूं कितना है, देखने दीजिए मुझे, 3420 और अनवाइंडिंग कॉस्ट भी 600 आ गई, सबको जोड़ दीजिए, 10,600 प्लस 3420 प्लस 600, 14,620, लेकिन ये निगेटिव है क्योंकि ये बेसिकली खर्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारी तरफ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मेरे से रह रही है, बच रही है, तो मैं चाहता हूं अपने प्यारे दोस्तों को भी पढ़ा दूं। उस पर कोई क्वेश्चन तो स्टडी में नहीं दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ाऊं। और बड़ा हॉट टॉपिक भी रहा है, नई चीज है कोई, और वो है स्ट्रिपिंग कॉस्ट इन द प्रोडक्शन फेज ऑफ ए सरफेस माइन। व्हाट वी मीन बाय डैट मैं जरा आपको समझाऊं और तब मैं आपको आगे बातें करूंगा। एनेक्सर बी है जो मैं आपको पढ़ाने अब जा रहा हूं। ये मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, और ये टेलीग्राम का जो चैनल है दोस्तों, मैं उस पर डालता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए है वो। उस पर आपको इस तरह के बहुत सारे नोट्स, हर इंडेक्स के कलरफुल नोट्स आपके पास जाते रहेंगे। ठीक है, बाद में मैं इसको किताब का फॉर्म दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का भी यही नाम है, टेलीग्राम का नाम है टॉपर्स सीए फाइनल। टॉपर्स तो हम लोग का ब्रांड नेम है और सीए फाइनल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो टेलीग्राम के चैनल पे नोट्स मैंने डाल दिया है, वहां से आप लोग ये नोट्स अपना ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो पढ़िए क्या लिखा है। बड़ी प्यारी सी बात है और एक नई सी बात है। स्ट्रिपिंग कॉस्ट इन द प्रोडक्शन फेज ऑफ ए सरफेस माइन। तीन चीजें हैं। माइन, माइन मतलब खदान, ठीक है। स्ट्रिपिंग आपने सुना होगा, स्ट्रिप डांस। स्ट्रिप डांस वो होता है जिसमें जो डांसर होते हैं, नर्तकी होती हैं, महिला नर्तकी, वो धीरे धीरे अपने अंग वस्त्रों को त्याग करती हैं, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिपिंग करना। तो देखिए यहां भी यही है कि सरफेस माइन जब आप लेते हैं कोई माइन, तो उसके ऊपर बहुत सारा ओवर बर्डन होता है, जिसके ऊपर मतलब पेड़ पौधे या मिट्टी होता है ऊपर। कोयला वगैरह एकदम जमीन में थोड़े ना आपको मिल जाएगा, एकदम ऊपर ऊपर रखा ही, या गोल्ड या कोई ऐसी चीज का माइन खोजेंगे तो उसके लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर से तो कुछ नहीं होता। ऊपर से ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब है और ये किताब मैं ऐसे देख लूं, ऐसे देख लूं, तो मैं थोड़ा ना बन जाऊंगा सीए, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा। इसको अंदर खोदना पड़ेगा, नहीं, एक एक पन्ने पे जाके गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें से ज्ञान के मोती बाहर निकलते हैं, है कि नहीं बात ये। तो यहां भी यही है, इसी बात को बोलते हैं। आइए फिर भी जरा पढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या, फिर मैं आपसे और आगे बात करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए। In surface mining operation, entity may find it necessary to remove mine waste material to gain access to the mineral ore deposit. ऐसे समझिए बात को आप। ये जमीन है, ठीक है, ये लैंड है, आउटर जिसको बोलते हैं ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि यहां पे होगा, हो सकता है दोस्तों जो डिपॉजिट्स है वो यहां है ना। तो ये गोल्ड या सिल्वर या कॉपर या मैग्नीज या जो भी है कोल डिपॉजिट्स हैं।
तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये ओवर बर्डन जिसको बोलते हैं ये आप रिमूव करेंगे। इस पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, घास फूस भी हो सकता है, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। जब तक ये ओवर बर्डन आप रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे डिपॉजिट तक। तो आपको पहले इस माइन के इस ओवर बर्डन को खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मशीनों से खुदाई करके इसको हटाना पड़ेगा, तब आप रास्ता बना पाएंगे यहां तक का। ठीक है कि नहीं? तो ऊपरी सतह को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, तभी तो जगह बनेगी भाई जाने की वहां तक। समझ गए इस बात को आप लोग? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द वेस्ट रिमूविंग एक्टिविटीज, जो भी ये वेस्ट मूविंग एक्टिविटीज है, इट इज नोन एज स्ट्रिपिंग। हमारी लैंग्वेज में, हमारी इस एस के लैंग्वेज में यही कहा गया है। अब इसमें दो बातें, एक तो है डेवलपमेंट फेज, यानी कि जब माइन डेवलप हो रहा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, कोई इन्वेंट्री का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में कहा गया कि स्ट्रिपिंग कॉस्ट जो है वो तो कैपिटलाइज होगा और वो लैंड बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द माइन में आएगा, जिसको धीरे धीरे हम एमोटाइज भी करेंगे जनरली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड को लेके। तो झगड़ा इस बात का नहीं, डेवलपमेंट फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेवलपमेंट फेज में कोई ओवर बर्डन होता है तो डेट इज कैपिटलाइज, और वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड या किसी और तरीके से आप धीरे धीरे इसको खत्म कर देंगे। समस्या तब होती है जब माइनिंग एंटिटी में कंटिन्यू टू रिमूव ओवर बर्डन एंड इनकर स्ट्रिपिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज। कि देखो काम शुरू हो गया है, बात को समझिए, यहां पे प्रोडक्शन शुरू हो गया, हम इधर से आए चलते हुए, हमने यहां पे ओवर बर्डन हटाया और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन हमने ये पूरा इलाका ले रखा है, हमने ना ये पूरा ही इलाका भाड़े पे ले रखा है। ठीक है, तो एक काम तो हमने यहां पे शुरू कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि डिपॉजिट तो अभी और भी है, मतलब पार्ट 1 शुरू हो चुका है और हमारा रिसर्च कहता है कि अभी और है आगे बात। ठीक है, तो हम इधर आगे और ओवर बर्डन कर रहे हैं। तो देखिए काम शुरू हो गया लेकिन हम आगे और डेवलप कर रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इसके नीचे भी अभी यहां पे डिपॉजिट हो, है ना, तो हम थोड़ा और खुदाई कर रहे हैं, मतलब काम भी चल रहा है, कोयला निकल भी रहा है और ओवर बर्डन रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि जो मटेरियल आप रिमूव करेंगे, मतलब स्ट्रिपिंग के लिए जो आप मिट्टी उट्टी हटाएंगे, जरूरी थोड़ा नहीं केवल मिट्टी हो सकता है उसमें कुछ मिनरल का कॉम्बिनेशन भी हो, कि जहां पे भाई जहां पे माइंस होते हैं वहां पे ऐसा थोड़ा ना कि एक जगह केवल कोयला और एक जगह केवल मिट्टी, वो तो मिक्स होता है, एक जगह केवल पत्थर और एक जगह केवल फालतू चीजें, वो तो सब मिक्स होगा ना। तो ऐसा हो सकता है कि मिक्स हो। अब ये रेशियो जो है मिक्स का, अनइकोनॉमिकल लो से हाईली प्रॉफिटेबल ग्रेड, ऊपर तो बहुत ही कम कोयला निकलेगा, उसको आप कितना छान के बेचोगे तो उसको फेंक देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे हो सकता है कि रेशियो और बढ़ता जाए। ठीक है, और जो रिमूवल है उससे हो सकता है हम कुछ रीयूजेबल मटेरियल हम काम लाएं और उससे बाद में हम कोई इन्वेंट्री भी बना लें। सस्ते रेट पे थोड़ा बेच देते होंगे, लेकिन शायद बेच देते होंगे वो कोयला भी। ठीक है ना, द रिमूवल माइट प्रोवाइड एक्सेस टू द डीपर लेवल ऑफ मटेरियल विथ ए हायर रेशियो ऑफ आउट टू वेस्ट। ठीक है कि नहीं भाई, हम रिमूव करते जा रहे हैं तो क्या पता हम और अंदर जाएं और अंदर केवल कोयला मिले, कोयले की मात्रा 90% और बाकी चीजों की 10%, ऊपर तो 50% कोयला 50% मिट्टी, नीचे जाने पर कोयला ही कोयला। ठीक है कि नहीं, तो कहता है कि देयर कैन बी टू बेनिफिट्स, दो बेनिफिट्स है। एक तो देखो अंदर जाने का फायदा ये है कि रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब इन्वेंट्री के लिए आपको मिल जा रहा है, तो ये तो आपका एक तरह से रेवेन्यू खर्च है भाई, आपने ओवर बर्डन हटाया, उसमें से कुछ ऐसी चीज है जो इन्वेंट्री के लिए आप बेच सकते हैं। लेकिन इससे एक और फायदा है, आप और अंदर जा रहे हैं जहां पे फर्दर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मिलने की उम्मीद है, दैट विल माइंड इन फ्यूचर। अभी नहीं माइंड कर रहे हैं, दैट विल माइंड इन फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। कहने का मतलब है कि अभी हम ये माइंड वो देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है,
तो हम धीरे धीरे यहाँ से ओवरबर्डन का रास्ता बनाते जा रहे हैं। अब रास्ता बनाते जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एक तो हम उसे बेच देंगे इन्वेंट्री के रूप में, और प्लस आप ध्यान दे रहे हैं डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने इंटर पास कर लिया, अब इंटर पास करके आपने ट्रेनिंग शुरू किया। ट्रेनिंग में देखो दो फायदे हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते हैं। एक तो 2-4-5 रुपए 10,000 रुपए जो सीए अपनी मर्जी से दे देता है वो मिल रहा है। वो क्या है, वो तो रेवेन्यू कॉस्ट है, रेवेन्यू इनकम है, जो भी है 2-4 हजार रुपए जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ तो है। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। आप ऑफिस में जितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, आपका नॉलेज गेन हो रहा है और आप बेटर प्रोफेशनल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी जो आप खर्च कर रहे हैं उसके दो फायदे हैं। सीए फाइनल करने के दो फायदे हैं। एक तो आप खर्चा कर रहे हैं कि चलो 5,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे, और एक खर्चा है कि मैं बड़ा सीए बनूंगा। समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को? तो एक तो इमीडिएट बेनिफिट है कि भाई मैं दिल्ली में हूं, 10,000 रुपए मेरे ऊपर खर्च हो रहा है, तो इमीडिएट बेनिफिट हो गया कि 5,000 रुपए मुझे सीए दे देगा। लेकिन दूसरा आप नहीं देख रहे हैं कि यू आर बिकमिंग ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। धीरे 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 आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे, इट टेक्स टाइम, इट मे टेक सम अटेम्प्ट्स। ठीक है कि नहीं? तो धीरे धीरे यहां पे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस एग्जांपल से दोस्तों? तो यहां पे देखिए, अगर प्रोडक्शन इन इन्वेंट्री की बात है तो जो खर्चा है वो इन्वेंट्री में जाएगा, लेकिन अगर फर्दर एसेस हो रहा है फिर तो इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा ना। तो दिस अपेंडिक्स, यहीं पे इस क्वेश्चन का इस अपेंडिक्स का रोल है। दिस अपेंडिक्स कंसिडर when and how to account separately for these two benefits arising from stripping activity, as well as how to measure these benefits both initially and subsequently. तो मैं अभी आपको एनेक्सर नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको समस्या बता रहा था कि एनेक्सर किस इशू को एड्रेस करना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जैसे ही हम माइंस में आगे बढ़ेंगे उसके दो फायदे होंगे। एक तो अभी इन्वेंट्री की बात होगी, और एक फ्यूचर में माइंस और बेटर और मिलने के चांसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहां इस दरमियान जो खर्चे किए जा रहे हैं, इस खर्चे की बात हम आपसे करना चाहते हैं। यही एस आपसे, ये इंड एस आपसे बात करना चाहता है। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इट अप्लाई टू वेस्ट रिमूवल कॉस्ट that are incurred in surface mining activity during the production phase, और इसका एक नाम दिया गया है प्रोडक्शन स्ट्रिपिंग कॉस्ट। सही बच्चों ने ध्यान दिया? कि आपको ये जो देखना है वो इस दरमियान होने वाले खर्चों को देखना है। वेस्ट रिमूवल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन सरफेस माइनिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फेज, नॉट डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज तो कैपिटलाइज ही करना है, प्रोडक्शन फेज। इसमें एक तो रिकॉग्निशन की बात है कि भाई कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एसेट और कब नहीं करेंगे, फिर इनिशियल मेजरमेंट कैसे करेंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे, तीन बातों के ऊपर है। जहां तक सवाल है रिकॉग्निशन का, तो देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इन्वेंट्री मिल गई तो ये एसेट कैसे, इन्वेंट्री मिल गई तो इन्वेंट्री की कॉस्ट है। ठीक है ना? तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर ये इन्वेंट्री के रूप में आ गया तो ये करेंट एसेट्स के रूप में जाएगा, कॉस्ट के रूप में जाएगा। लेकिन अगर ये इंप्रूव्ड एसेट्स टू द फर्दर माइनिंग एक्टिविटी और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे रेशियो की तरफ हमें लेके जा रहा है, तो फिर ये नॉन करेंट एसेट्स के रूप में आएगा, और इसका हम नाम दे सकते हैं। इन्होंने कहा है यू कैन से इट से स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट। ठीक है? तो पढ़िए, टू द एक्सटेंट बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रिपिंग एक्टिविटीज रिलाइज इन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। तो फिर ऐसे में हमें इस कॉस्ट को एस2 के अनुसार, इंड एस2 के अनुसार अकाउंट फॉर करना चाहिए। लेकिन अगर इसका बेनिफिट इंप्रूव्ड एसेट टू द और है, देन वी शुड गो एज ए नॉन करेंट एसेट। मतलब ये हुआ कि हमें अपने खर्चों को दो भागों में बांटना है। इसकी बात तो हमें इंड एस 2 के अनुसार करनी है, और इसकी बात हमें करनी है एज ए नॉन करेंट एसेट, यानी कि पीपीई के रूप में हमें इसकी बात करनी है।
स्ट्रिपिंग एक्टिविटीज कॉस्ट के रूप में हमें बात करनी है। ठीक है, इफ द क्राइटेरिया इन पैराग्राफ 9 बिलो आर मेट, भाई पैराग्राफ 9 में क्या क्राइटेरिया है? वही जो पीपीई की होती है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। भाई स्ट्रिपिंग करने से और बेटर, ज्यादा इनकम, ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये पहला। और एंटिटी आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ ओवर बॉडी फॉर विच द एसेस हैज बीन इंप्रूव्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहां के रास्ते पे निकला हूं, यहां तक तो हम खदान पे आ ही गए हैं, यहां तो हम खोद ही रहे हैं, हम यहां के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि मैं अब किधर मूव कर रहा हूं, कौन से डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। ठीक है, और आइए, द कॉस्ट रिलेटिंग टू स्ट्रिपिंग एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड। वो तो खैर देखिए बड़ी बात नहीं है कि आपने कॉस्ट जो इनकर किया वो तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट का कितना हिस्सा फर्दर डेवलपमेंट के लिए किया है, इसका अपोर्शनमेंट करने की बात हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तब अभी आप इसे नॉन करेंट एसेट के रूप में मानेंगे, नहीं तो नॉन करेंट एसेट के रूप में नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो स्ट्रिपिंग एक्टिविटीज है ये फॉर्म पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट होगा। जो एग्जिस्टिंग एसेट का नेचर होगा वही इसका होगा। एग्जिस्टिंग एसेट आपने टेंजिबल माना है तो ये भी टेंजिबल होगा, नॉन टेंजिबल तो ये भी नॉन टेंजिबल। मुझे लगता है टेंजिबल ही होता होगा, मेन माइन वगैरह तो टेंजिबल एसेट ही मानेंगे। तो चलिए, इनिशियल मेजरमेंट, द एंटिटी शैल इनिशियली मेजर द स्ट्रिपिंग एक्टिविटीज एट कॉस्ट। दिस इज बीइंग एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड प्लस एलोकेशन ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूट ओवरहेड कॉस्ट। जैसे जो सैलरी वगैरह अपने माइन सुपरवाइजर को दिया, जो इक्विपमेंट अपने भाड़े पे लिया, वो सब देख लीजिए। ठीक है, द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन स्ट्रिपिंग एक्टिविटी को शामिल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई रोड बनाया यहां तक आने के लिए, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वही लो। अब सपोज करो कि यहां पे शहर है और ये पूरा जंगल है, तो आपने एक रोड यहां पे बनाया, इस रोड की कॉस्ट को स्ट्रिपिंग कॉस्ट नहीं मानेंगे। रोड बनाइए आप, आपका काम है, आप जानिए। स्ट्रिपिंग का काम जब शुरू करेंगे तभी हम यहां पे शामिल करेंगे, बाकी चीजें हम शामिल नहीं करेंगे। तो एक बार इस बात को फिर से समझ लेने की जरूरत है कि जो कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड हुआ है या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड कॉस्ट है, जो नेसेसरी है, जो जरूरी है स्ट्रिपिंग के लिए, वही लेंगे। जो और मतलब आप काम कर रहे हैं या कुछ और ओवरबर्डन इंसिडेंटल खर्चे हो जा रहे हैं, उसकी बात हम यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर कॉस्ट स्ट्रिपिंग एक्टिविटी और इन्वेंट्री एक्टिविटी में नहीं तोड़ पा रहे हैं आप, तो फिर ऐसे सिचुएशन में एलोकेशन के लिए कोई आप प्रोडक्शन मेजरमेंट का बेस आप ले सकते हैं। और प्रोडक्शन मेजरमेंट का बेस कि भाई देखो जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन के लिए या इन्वेंट्री के लिए हो रहा है, वो जो वेस्ट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है और जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है, इस तरीके से हम वहां पे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? द प्रोडक्शन मेजरमेंट का जो बेस होगा वो सेल्स वैल्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेल्स वैल्यू में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, सेल्स वैल्यू की खराबी है, जो प्रोडक्शन पे नहीं बल्कि बाकी सारी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये साफ साफ इन्होंने मना किया कि सेल्स वैल्यू, हम लोग देख रहे हैं वहां पे इंडे 16 में भी मना किया था कि डिप्सन का तरीका सेल्स वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सेल्स वैल्यू में तो और भी कई सारी चीजें की मिलावट का असर होता है, तो इसलिए सेल्स वैल्यू ना लेके जो वॉल्यूम ऑफ आयरन ओर पहले निकलता था या जो भी वेस्ट पहले निकलता था और बाद में निकलेगा, उन सब चीजों के साथ कर सकते हैं। मिनरल कंटेंट पहले क्या था और बाद में क्या उम्मीद है, मतलब अगर ये काम हो गया तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, भाई इनिशियली तो आपने मेजरमेंट कर लिया, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कॉस्ट या रिवैल्यूएशन आप ले सकते हैं और डेप्सन वगैरह करते रहिए। जहां तक सवाल है इसका डेप्रिसिएशन का, तो ओवर द एक्सपेक्टेड जो भी वो यूजफुल लाइफ है आप करिए, और इसके लिए प्रोडक्शन मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि कोई और मेथड आपको ज्यादा सुटेबल नहीं लगता है। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों,
और मुझे इंड एज 16 में कुछ और नहीं कहना। एक क्वेश्चन छूटा है, क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने अभी छोड़ा हुआ है, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, वरना कल हम लोग अगली क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क मान लीजिए, और आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। यहीं तक आज का सफर है, मिलते हैं फिर कल। मैं एक बात बता दूं, रोज 4 बजे 4 से 5:30 हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं फिनेंशियल रिपोर्टिंग की। अभी तक हम लोगों ने 16 और 41 किया है, ये दोनों ही वीडियो, दोनों तो नहीं, टोटल 7 क्लासेज हुई हैं। ये 7 क्लासेज आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल है, टॉपर क्लासेज पे। आप टॉपर क्लासेज के चैनल को प्लीज अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पता नहीं कौन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो ये काम की चीज है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। टॉपर्स क्लासेज चैनल का नाम है, जहां पे आप अपने लाइव क्लासेज देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो YouTube हो गया, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है, थोड़ा सा फर्क है, टॉपर्स CA फाइनल के नाम से टेलीग्राम है। इन 2 चीजों को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिनेंशियल रिपोर्टिंग की पूरी क्लास का आनंद लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। एज ए टीचर मैं एक अपना कंट्रीब्यूशन जो दे सकता हूं दोस्तों, जो भी मेरी वो सीमित जो नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं आपको हेल्प कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पीछे मैंने क्या बच्चे को पढ़ाया और क्या बच्चे पास हुए वो मायने नहीं रखता, मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि आगे क्या हो सकता है। तो 2020 वैसे ही बड़ा संकट में चल रहा है, अगर इस समय मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाया तो आई विल रियली वेरी ग्लैड। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल 4 बजे फिर एक क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।